आज दोस्तों हम हिंदी के दो क्लासेस चालू की थी, जिसमें एक में मैंने हिंदी का सिलेबस बताया था और दूसरे वीडियो में मैंने जो है दूसरा जो लेक्चर आपका हिंदी में का पढ़ा है, रिकॉर्डिंग में ही देखिएगा। उस पे मैंने जो है भाषा, उसका उल्लेख, संविधान में उसकी स्थिति, इन सभी चीजों की चर्चा की थी। आज दोस्तों मैं हिंदी का ही एक वीडियो लेके आया हूँ। आज हिंदी ही मैं बेसिकली आपको एक क्लास हिंदी की लगा दी है। तो हिंदी की इस क्लास में दोस्तों उसी के आगे वो जो सेकंड वीडियो है हिंदी का आपका, उसी के जस्ट आगे से आपको पढ़ना चालू कर देना है, उसी के आगे से चीजों को लिखना चालू कर देना है। दोस्तों सिलेबस के क्रम में भाषा के बाद लिपि का क्रम आता है। मैंने बताया था कि भाषा के बाद मैं लिपि पढ़ाऊंगा, इस तरीके से फिर आगे वर्ण, वर्ण में स्वर और व्यंजनों की चर्चा करूंगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ जाऊंगा। तो आज के इस क्रम में हम लिपि के बारे में आपको पढ़ाने जा रहे हैं। लिपि किसे कहते हैं, इससे क्वेश्चन किस प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जरा देखिए दोस्तों। लिपि लिपि अगर आपसे पूछा जाए लिपि किसे कहा जाता है, तो कई लोग कह देंगे भैया लिखने के जो तरीका होता है किसी चीज भाषा को, लिपि कहलाता है। कोई गलत नहीं है, सही है। लिखने के तरीके को ही सही मायने में लिपि कहा जाता है, लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से पूछता है, ठीक है ना। जैसे कि लिपि किसे कहा जाता है, तो लिखने के जो तरीके होते हैं उसी को लिपि कह रहे हो आप लोग। लेकिन आप ये बताइए कि जैसे आप हिंदी में कोई चीज लिख रहे हैं तो का बनाते हैं इस तरीके से, लेकिन अगर यही चीज का को इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप के और ए बनाते हो। करते हो कि नहीं करते हो? तो हिंदी में जब हम लिखते हैं तो का कुछ इस तरीके का सिंबल बनाते हैं का लिखने के लिए, या हिंदी में पानी लिखना है तो पानी का सिंबल हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, एक ऐसा बनाते हैं, एक डंडा खींचते हैं, फिर एक ऐसा लेटा हुआ डंडा, इस तरीके से पानी लिख जाता है कुल मिलाकर के। और इंग्लिश में जब लिखते हैं तो इसको वाटर लिखते हैं, ठीक है ना। वाटर और पानी दोनों में देखा जाए तो बहुत बड़ा अंतर है, शब्दों में देखने में तो बहुत बड़ा अंतर है। देखने में ये पानी लिखा है, ये WATER लिखा है, ठीक है ना। ये अलग लिपि है और ये लिपि दोस्तों अलग है। लिपि का वास्तव में अर्थ होता है किसी भी ध्वनि को लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन चिन्हों को लिपि कहा जाता है। सिंबल होते हैं बेसिकली लिपि। भाषा को लिखने के लिए भाषा को, अब भाषा कुछ भी हो सकती है, हर एक प्राणी की अपनी भाषा हो सकती है, ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ भाई हिंदी बोली जाती है, आप लंदन में चले जाओगे तो इंग्लिश बोली जाएगी, मिडिल ईस्ट के कंट्री में चले जाओगे तो वहां पर उर्दू ज्यादातर चीजें बोली जाती है, ठीक है ना। जापान में जापानी बोली जाती है, चीन में चीनी बोली जाती है, ठीक है ना। तो अलग अलग क्षेत्र में भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं और हर भाषा को एक्सप्रेस करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, उसकी भावनाओं को सामने प्रस्तुत करने के लिए कोई ना कोई सिंबल का प्रयोग किया जाता है और इसी से हम समझ पाते हैं कि अच्छा इसमें ये लिखा है। तो भाषा लिपि बेसिकली होता क्या है, भाषा को भाषा को लिखने के लिए, क्या करने के लिए, लिखने के लिए, लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन चिन्हों, सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है, उन्हें लिपि कहते हैं। उन्हें लिपि कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो लिपि सामान्य तौर पे अगर देखा जाए तो क्या है, तो आप ये चीज क्या है कि भाई लिपि जो होता है वो सिंबल होते हैं, चिन्ह होते हैं। ये क्या होते हैं बेसिकली, चिन्ह होते हैं जिसकी सहायता से हम क्या लिखते हैं, किसी भी भाषा को एक्सप्रेस करते हैं, उसको प्रस्तुत करते हैं किसी के सामने। यही सिंबल लिपि कहलाते हैं। अब हर भाषा की लिपि अलग अलग होती है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो भाई साहब सबसे प्राचीन भाषा अगर बात करें, सबसे प्राचीन भाषा, सबसे प्राचीन भाषा की अगर बात करें तो सबसे प्राचीन भाषा है भैया संस्कृत। क्या है? संस्कृत है। और संस्कृत भाषा है, सबसे प्राचीन लैंग्वेज है।
इसकी भी कुछ ना कोई लिपि होगी। इसको लिखने के लिए, संस्कृत को लिखने के लिए एक अजीब अलग टाइप के सिंबल का प्रयोग किया जाता है, जो लगभग हिंदी के सिंबल से मैच करते हैं। इसकी लिपि, बेसिकली इसकी लिपि का एक नाम है जिसे हम ब्राह्मी लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राह्मी लिपि। क्या कहते हैं दोस्तों? ब्राह्मी लिपि कहा जाता है। संस्कृत भाषा की लिपि कैसी है? ब्राह्मी लिपि है। आगे संस्कृत से ही पाली और प्राकृत, ये सब मैंने क्रम बताया था आपको। पाली आती है, फिर प्राकृत आती है, फिर आपका अपभ्रंश आती है, अवहट्ट आती है, फिर हिंदी आती है। तो कुल मिला के फाइनली लास्ट में आपकी क्या आ गई? हिंदी आ गई। क्या आ गई? हिंदी आ गई। तो हिंदी, जिस हिंदी में जो सिंबल बनाए जाते हैं उसकी जो लिपि है बेसिकली, उसको कहा जाता है देवनागरी। देवनागरी लिपि। तो हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। संस्कृत की लिपि क्या है? ब्राह्मी है। और इसी प्रकार दोस्तों जितनी भी भाषाएं होती हैं, हर एक भाषा की अपनी क्या होती है? लिपि होती है। और उसके लिपि के उन्हीं चिन्हों या लिपि के माध्यम से उस भाषा को क्या किया जाता है? किसी के सामने प्रस्तुत किया जाता है या अपनी बात को सामने तक पहुंचाया जाता है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो फिलहाल संस्कृत की लिपि क्या है? ब्राह्मी है। सबसे प्राचीन लिपि कोई पूछ ले कौन सी है, तो ब्राह्मी ही है, क्योंकि सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है और यही मदर लैंग्वेज है, सभी लैंग्वेज की माँ है संस्कृत। इसी से सारी भाषाएं लगभग इसी से सारी भाषाएं जन्म लेती हैं। इसकी लिपि आपको याद करना आवश्यक है। और हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। चूंकि टॉपिक हिंदी का पढ़ रहे हैं तो हम मुख्य रूप से किसकी बात करेंगे? हिंदी की बात करेंगे। तो अगर हम हिंदी की लिपि की बात करें दोस्तों, तो हिंदी की लिपि जैसा कि आप जान गए हैं क्या है? देवनागरी लिपि है। अब देवनागरी लिपि में कुल कितने सिंबल का प्रयोग किया जाता है जिससे हम देवनागरी के सभी शब्दों को लिख सकें? देवनागरी के अंतर्गत कुल कितने सिंबल का प्रयोग किया जाता है? इस लिपि के अंदर कुल कितने चिन्ह होते हैं जिसके माध्यम से हम हिंदी को क्या कर सकते हैं? प्रस्तुत कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं। तो देवनागरी लिपि के अंतर्गत अगर देखा जाए दोस्तों, तो मुख्य रूप से 46 चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कितने चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? 46 चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कितने चिन्हों का? 46 चिन्हों का प्रयोग किया जाता है देवनागरी लिपि के अंतर्गत। इन 46 चिन्हों में अगर हम बात करें, इन 46 चिन्हों में अगर हम बात करें तो कुछ स्वर होते हैं और कुछ क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। अगर हम स्वर की बात करें तो इनकी संख्या कुल 11 होती है और व्यंजन की बात करें तो इनकी संख्या कुल 35 होती है, 35 होती है। ठीक है ना? इन 11 स्वरों में और अन और आहा को शामिल नहीं किया जाता। बाकी छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, री, ए, आए, ओ, आओ, ये छोटा ऊ बड़ा ऊ भी आएगा बीच में। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें। तो देवनागरी लिपि में कुल कितने चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं? 46 चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, जिनमें से 11 स्वर होते हैं। 11 से स्वरों का निर्माण होता है और 35 से व्यंजन का निर्माण होता है। 35 से किसका निर्माण होता है? व्यंजन का निर्माण होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो जरा एक चीज और समझिए। लिपि से ही एक प्रश्न और बनता है कि प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करती थी। आप जानते हो इतिहास का स्टार्टिंग का जो पार्ट है, पाषाण काल के बाद आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता का काल आता है। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिखना भी जानते थे और उस टाइम के लोग अपना पढ़ना जानते रहे होंगे। उनकी लिपि आज हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, बस ये समस्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चूंकि लिखना जानते थे तो उन्होंने भी अपनी बात को लिखा है। अब उन्होंने अपनी बात को जिस लिपि में लिखा है वह लिपि किस नाम से जानी जाती है, ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम जो लिपि हुआ करती थी वो भाव चित्रात्मक लिपि कहलाती थी। क्या कहलाती थी दोस्तों? भाव चित्रात्मक लिपि कहलाती थी। तो इसके बाद एक चीज और लिख लीजिएगा कि सिंधु घाटी, इसके बाद लिख लीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक थी, अर्थात उन्होंने अपनी बात को भावों के माध्यम से प्रस्तुत किया है और चित्र, भाव जो भी वो प्रस्तुत कर रहे थे उसको एक चित्र बना देते थे। और आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो गूगल में जाइए, डालिए, वो बड़ी अजीब अजीब से इस टाइप के
इस टाइप के और इस टाइप की लिपि थी। अब इसका क्या भाव है भगवान जाने या वही लोग जाने। अभी तक हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि जिस प्रकार देवनागरी लिपि में 46 चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, 46 चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ठीक उसी प्रकार भाव चित्रात्मक लिपि में कुल चिन्ह कितने हैं, यह अपने आप में महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो भाव चित्रात्मक लिपि में कुल कितने चिन्ह प्रयोग किए गए हैं, तो इसमें अगर बात किया जाए तो 64 चिन्हों का प्रयोग किया गया है। इतने प्रकार के चिन्ह देखने को मिलते हैं, 64 चिन्हों का प्रयोग किया गया है। इतने प्रकार के चिन्ह आपका भाव चित्रात्मक लिपि में देखने को मिलते हैं, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के तौर पे जानी जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, सिंधु घाटी के समकालीन ही, जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता हिंदुस्तान वाले क्षेत्र में थी, हिंदुस्तान पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, पर उस समय का हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही हुआ करता था, आज अलग अलग हो गए हैं दोनों। तो जिस समय हिंदुस्तान वाले क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसी समय दुनिया की और भी कई सारी सभ्यताएं पनप रही थी और अपना विकास कर रही थी। उसी क्रम में दोस्तों एक सभ्यता है मिस्र की सभ्यता। कहाँ की सभ्यता? मिस्र की सभ्यता की सभ्यता। और मिस्र की सभ्यता की पूछा जाता है लिपि क्या थी, तो ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मिस्र की सभ्यता की लिपि क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि तो भाव चित्रात्मक थी, लेकिन मिस्र की सभ्यता की लिपि की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मिस्र की सभ्यता थी, उसकी लिपि जो बेसिकली थी हिएरोग्लिफिक। क्या नाम था? हिएरोग्लिफिक। हिएरोग्लिफिक लिपि, ये मिस्र की सभ्यता की लिपि हुआ करती थी, हिएरोग्लिफिक लिपि। इसके बाद मेसोपोटामिया एक सभ्यता थी जो इराक वाले क्षेत्र पर विकसित थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया इराक और ईरान वाला जो क्षेत्र है वहां पर विकसित थी। मेसोपोटामिया पोटामिया की सभ्यता की लिपि। अब इसकी लिपि क्या थी, तो इसकी भी लिपि पूछा जाता है दोस्तों। इसकी लिपि थी कीलाक्षर, कीलाक्षर लिपि थी। तो ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी। मिस्र की सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो हिएरोग्लिफिक थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो कीलाक्षर लिपि हुआ करती थी। इसके बाद दोस्तों कई भाषाएं हैं, जैसे हिंदी है, उर्दू है, इंग्लिश है, मराठी है, और भी कई सारी भाषाएं हैं, चीनी है, जापानी है। इन सभी की लिपि भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो हम इन सभी भाषाओं की लिपि की चर्चा करेंगे कि किस भाषा की कौन सी लिपि है। तो मैं इतना इरेज कर दूं, इसको आप नोट कर लीजिए और इसके बाद मैं पेश कर दूं। चलो एक सेकंड आप जब तक लिखें, थोड़ा सा मैं चलो। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ भाषाओं की, कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपि, कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपि की लिपि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे हिंदी की लिपि भैया क्या है, तो आप बता दोगे देवनागरी। क्या लिख रहे हैं? देवनागरी। अगर मैं आपसे पूछूं भैया उर्दू की लिपि बताओ, उर्दू भाषा की लिपि बताओ, तो आप बता दोगे फारसी। क्या बता दोगे? फारसी। और अगर मैं आपसे अंग्रेजी की पूछ लूं, अंग्रेजी की हालत यह है कि देखो मैंने हिंदी को इंग्लिश में लिखा है और अंग्रेजी को खुद हिंदी में लिखा है। तो विडंबनाएं हैं। अंग्रेजी की लिपि क्या है, तो अंग्रेजी की आप बता दोगे भैया रोमन है। कोई बात नहीं, ये सब पूछ लिए जाते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, बच्चों की चीजें हैं, लेकिन कई बार हम लोग गौर नहीं करते हैं और गलत हो जाते हैं प्रश्न। इसलिए किसी भी चीज को हल्का नहीं समझना चाहिए, फिर वो चाहे प्रश्न कितना भी छोटा हो या कितना भी कठिन क्यों ना हो। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें आपसे चीनी या जापानी की लिपि, चीनी
या जापानी, पड़ोसी राज्य देश हैं। लिपि, इनकी लिपि कैसी है? तो इनकी लिपि चित्र लिपि कहलाती है। क्या कहलाती है? चित्र लिपि कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? चित्र लिपि कहलाती है। और ये ऊपर से नीचे की तरफ लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है? ऊपर से नीचे की तरफ लिखी जाती है। देवनागरी आप जानते हो किस तरफ से किस तरफ लिखी जाती है? लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, इस तरफ लिखी जाती है। फारसी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। आप जानते हो पीछे से इस तरीके से लिखना चालू करते हैं, इस तरीके से लिखना चालू करते हैं तो इस तरफ से इस तरफ चलते हैं। रोमन लिपि भी हिंदी की तरीके से, देवनागरी की तरीके से ही लिखी जाती है। यहाँ पर भी हम इस तरीके से, इस तरीके ए बी सी इस तरीके से आगे की तरफ चलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ए बी सी डी इस तरफ तो नहीं चलते ना। तो ये याद रखना कौन किस तरफ, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, ये पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है ना। लेकिन याद रखना चीनी या जापानी लिपि जिसे हम चित्र लिपि के तौर पे जानते हैं, ये ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे ऐसे लिखेंगे, इस तरीके से और इस तरीके से ऐसे, और फिर यहां से चालू करेंगे इस तरीके से। अब ये मत सोच लेना कि भैया आप कहाँ से सीख गए ये लिखना, ऐसा फर्जी है लिख रहे हैं, हमें खुद नहीं आती चीनी जापानी लिखना, हमने केवल आपको समझाने के तौर पे ऐसा कुछ लिख दिया है, ठीक है, जो कि यथार्थ से बहुत दूर है। चीनी जापानी लिपि आप समझ गए। फिर आपसे पूछा जाए बताओ भैया पंजाबी की लिपि क्या है, तो आप बोलोगे पंजाबी की लिपि, पंजाबी की लिपि तो यार मालूम है हमको। तो हम बोलेंगे बताओ भाई क्या है पंजाबी की लिपि। तो आप थोड़ी देर सोचोगे और गुरु का नाम लो, अरे तो गुरुमुखी, क्या है? गुरुमुखी, गुरुमुखी लिपि। इसके बाद फिर आपसे मैं पूछूंगा भैया गुजराती की अच्छा बता दो, तो आप कहोगे गुजराती की, मोदी वाले क्षेत्र की, गुजराती की। आप कहोगे गुजराती की मोदी वाला है ना, भाइयों बहनों वाले क्षेत्र की। बोले हाँ भैया बताओ गुजराती की लिपि क्या है, तो आप कह दोगे नागरी। इसकी लिपि को किस नाम से जाना जाता है? नागरी। ये देवनागरी है, केवल नागरी। इसके बाद मैं आपसे अगर पूछूं बताओ भाई मलयालम जो कि केरल की भाषा है, मलयालम, मलयालम जो कि केरल राज्य की भाषा है, इसकी लिपि क्या है? तो आप कह दोगे यार इसकी लिपि तो हमको नहीं सुनी आज तक। तो हम बताएंगे भैया नहीं सुने तो हम बता रहे हैं, मलयालम की लिपि है सलाका, सलाका लिपि है, नाम है सलाका लिपि उसका। इसके बाद मैं पूछूंगा भाई मराठी की बताओ, ऐसा पूछ ही गए हैं, मराठी की बताओ। तो आप सोच में पड़ जाओगे, हम कह देंगे भैया ज्यादा सोचो ना, सीधे मार दो टिक देवनागरी में। आप कहोगे ठीक है देवनागरी, अर्थात मराठी लगभग हिंदी जैसे लिखी जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट भाषाओं की लिपि है जिनको आपको क्या करना है दोस्तों, याद रख लेना, ठीक है ना। हिंदी की देवनागरी, उर्दू की, फारसी, अंग्रेजी की, रोमन, चीनी, जापानी की चित्रलिपि, पंजाबी की गुरुमुखी, गुजराती की नागरी, मलयालम की सलाका और मराठी की देवनागरी। मराठी की भी दोस्तों देवनागरी है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं लिपि से रिलेटेड, एक दो पॉइंट है उनको भी याद कर लीजिए। और इसके साथ ही दोस्तों लिपि जैसा चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। और इसके बाद अगले चैप्टर वर्ण की बात करेंगे। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और एग्जाम में पूछा बहुत जाता है, चाहे फिर वो एग्जाम किसी भी चीज का क्यों ना हो, वर्ण से प्रश्न जरूर पूछता है। जरा देखिए, मैं इसको इरेज कर दूं, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों लिपि आपका खत्म हो गई। बस एक पॉइंट और याद रख लीजिए, गोवा राज्य की एक भाषा है कोंकणी। किसकी? गोवा राज्य की। गोवा राज्य की भाषा है क्या? कोंकणी। कोंकणी, कोंकणी एक अपने आप में विशेषता है। कोंकणी एक ऐसी भाषा है, गोवा राज्य की राजभाषा है। कोंकणी एक ऐसी भाषा है जिसे 5 लिपियों में लिखा जाता है। इसे कितनी लिपियों में? 5 लिपियों में लिखा जाता है। कितनी लिपियों में लिखा जाता है? 5 लिपियों में लिखा जाता है। गोवा एक ऐसी भाषा, गोवा की एक राजभाषा कोंकणी है जिसे हम कुल कितनी लिपियों में लिख सकते हैं? 5 लिपियों में लिख सकते हैं। कौन कौन सी 5 लिपियां हैं जिससे हम कोंकणी को लिख सकते हैं? पहले तो याद रख लो आप, देवनागरी में भी लिख सकते हैं इसको,
कोंकणी भाषा को किस में लिख सकते हैं? देवनागरी में भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम कोंकणी भाषा को दोस्तों कन्नड़ में भी लिख सकते हैं, कन्नड़ में भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कोंकणी भाषा को हम फारसी में भी लिख सकते हैं, फारसी लिपि में भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम अगर बात करें कोंकणी को और किस में लिख सकते हैं, तो आप बताओगे भैया अरबी में भी लिख सकते हो, लिख देंगे। और किस में लिख सकते हैं, तो आप कहोगे मलयालम में लिख सकते हैं, मलयालम में लिख सकते हैं। आप कहोगे और किस में लिख सकते हैं, तो मैंने कहा बस हो गया, 5 हो गए, अब कितना लिख के चले जाओगे क्या? तो कोंकणी एक ऐसी भाषा है जिसे हम 5 लिपियों में लिखा जा सकता है। कितने लिपियों में लिखा जा सकता है? 5 लिपियों में लिखा जा सकता है। देवनागरी, कन्नड़, फारसी, अरबी और मलयालम लिपि में इसको हम लिख सकते हैं। और यह गोवा राज्य की आधिकारिक राजभाषा के तौर पर दोस्तों जानी जाती है। इस तरीके से दोस्तों हमारा लिपि वाला जो चैप्टर है, लिपि से बस इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा बड़े क्वेश्चन लिपि से नहीं आते। आप इतना अगर याद करके जाते हैं तो लिपि से आपका कभी गलत नहीं होगा, इतना वादा रखिए। अब इसके बाद मैं आपको वर्ण पढ़ाने जा रहा हूं। वर्ण, वर्ण देखते हैं होता क्या है। हिंदी में एक अगला टॉपिक है वर्ण, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ण। हिंदी का एक अगला टॉपिक है दोस्तों जिसका नाम है वर्ण। वर्ण, वर्ण, वर्ण है क्या? बेसिकली ये ध्वनि की सूक्ष्मतम यूनिट होती है। जो हम कुछ बोलते हैं, मुखारविंद से जो भी निकलता है, उसकी सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम जो इकाई है दोस्तों, उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है ना? उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्ण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, या तो स्वर के रूप में होते हैं, और या तो स्वर के रूप में नहीं होते तो फिर व्यंजन के रूप में होते हैं। अर्थात कह सकते हो कि वर्ण 2 ही प्रकार के होते हैं, एक स्वर कहलाते हैं और क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। तो एक चीज हमको समझ में आए कि वर्ण ध्वनि का सूक्ष्मतम रूप है। ये क्या है? ध्वनि का सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतम रूप है, रूप है। इतनी चीज हमको समझ में आ गई। अब अगर ध्वनि का सूक्ष्मतम रूप है, इसका मतलब वर्ण अपने आप में अविभाज्य है, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है ना? इसीलिए वर्ण के कई सारे पर्यायवाची हो जाते हैं। वर्ण का ही एक पर्यायवाची होता है दोस्तों ब्रह्म। ब्रह्म वह स्थिति होती है जीवात्मा की कि जहां पहुंच के फिर ब्रह्म क्या है? अंतिम स्थान है। हर व्यक्ति, हर जीव ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहता है, लेकिन हर को प्राप्त तो नहीं होता। अंतिम स्थान है जीवात्मा के पहुंचने का, अंतिम स्थान है ब्रह्म। ठीक है ना? उसके आगे फिर कुछ भी नहीं है। मोक्ष, मोक्ष वर्ण का एक पर्यायवाची दोस्तों क्या है आपका? मोक्ष। वर्ण का पर्यायवाची ही दोस्तों जाति भी है। क्या है? जाति भी वर्ण का ही पर्यायवाची है। पूछ लेता है, यहां से आपका एक चीज क्लियर हो रही है। वर्ण का ही पर्यायवाची दोस्तों अक्षर है। क्या है दोस्तों? अक्षर। अक्षर जिसका क्षरण ना हो सके, मतलब इसके आगे फिर इसका कोई खंड नहीं किया जा सकता, वर्ण। ठीक है ना? ब्रह्म, मोक्ष, जाति, अक्षर और रंग, एक पर्यायवाची इसका रंग भी होता है। तो वर्ण के सारे पर्यायवाची हैं। इसको ब्रह्म भी कहते हैं, इसको मोक्ष भी कहते हैं, इसको जाति भी कहते हैं, इसको अक्षर भी कहते हैं, और इसको रंग भी कहते हैं। और सीधी सीधी अगर परिभाषा याद रखना चाहो तो ध्वनि का सूक्ष्मतम रूप क्या है? वर्ण है। अब कई सारे वर्णों को अगर सिस्टमैटिक वे में संयोजित कर दिया जाए, ठीक है ना? जैसे माला में मूंगी होती है, तो इस मूंगी की माला में, माला के अंदर मूंगी को सिस्टमैटिक ढंग से पिरो दिया जाए, सिस्टमैटिक ढंग से पिरो दिया जाए, तो दोस्तों ये बन जाता है मोती की माला। अब मोती की माला में एक मोती अपने आप में इंडिविजुअल होता है, अगर आप उसको तोड़ देंगे तो क्या वो मोती कहलाएगा? टूट जाएगा, तो बेकार है, फिर वो माला में घुल ही नहीं पाएगा, माला के अंदर आ ही नहीं पाएगा, वो बेकार हो गया, यूजलेस हो गया, उसका जो अस्तित्व है वो समाप्त हो गया। ठीक है ना? ठीक इसी प्रकार वर्ण जो होता है वो इंडिविजुअल यूनिट होती है, अर्थात ध्वनि का सूक्ष्मतम रूप होता है। और यदि वर्णों को एक सिस्टमैटिक क्रम में संयोजित कर दिया जाए तो बन जाती है वर्ण माला।
क्या बन जाती है? वर्णमाला। अर्थात वर्णमाला कोई पूछे क्या होता है, तो वर्णों का संयोजन ही क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का संयोजन, संयोजन ये क्या कहलाता है दोस्तों? वर्णमाला कहलाता है। अब मैंने बताया है कि जो माला होती है, माला में तो ऐसा नहीं होता कि भाई केवल मोती मोती की ही माला हो। कई बार बीच में भैया सोने की मूंगी भी डाल देते हैं लोग, बीच में यहाँ कोई दूसरी मूंगी डाल देते हैं, पता चले ये गोल्ड की है, इस टाइप की मूंगी, इसका रंग थोड़ा सा अदर कलर का है, और बीच में ये अदर कलर की चीजें हैं। तो माला में ये भी तो संभव है। ठीक हमारी इस वर्णों की माला में भी ऐसा होता है। इस वर्ण की माला में दो प्रकार की मूंगियां होती हैं, अर्थात दो प्रकार के वर्ण होते हैं या मूंगियां होती हैं। जैसे इस माला में दो प्रकार की मूंगियां हैं, बीच बीच में रुद्राक्ष भी पड़े हैं, और चारों तरफ मोती की मूंगियां पड़ी हैं। ठीक हमारी वर्णमाला में भी ऐसा ही होता है। इसमें दो तरीके की मूंगियां होती हैं। एक प्रकार की मूंगियां स्वर कहलाती हैं, और दूसरे प्रकार की मूंगियां व्यंजन कहलाती हैं। अर्थात वर्णमाला मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। वर्णों में जो माला होती है वो वर्ण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, या तो वो स्वर होते हैं, या तो वो क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। अब अगर वर्णमाला में स्वरों की संख्या की बात की जाए कि वर्णमाला के अंतर्गत स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। और व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो वर्णमाला के अंतर्गत जो व्यंजन यूज किए जाते हैं वो 33 व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है। आप कहोगे 35 थे, दो कहाँ चले गए? तो दोस्तों इसमें से जो दो व्यंजन हमने नहीं लिखे हैं उनको मैं +2 लिखे दे रहा हूं, मतलब ये आपका वर्ण माला में यूज नहीं होंगे। कुल मिलाकर के इतना है। अब जैसे हर मोती की माला को माला में तो नहीं पिरो दिया जाता, कुछ को हटा दिया जाता है। हो सकता है थोड़ी सी खुटकी हो सकता है थोड़ा सा उसका रंग धब्बा हो, चमकीली चमकीली डाल दिया, थोड़ा सा कमजोर कलर के रंग को थोड़ा सा हटा दिया कि भाई तुम हटो, माला अच्छी बनानी है तो अच्छी अच्छी मूल्य डालना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार स्वर 11 लिए जाते हैं वर्णमाला के अंतर्गत, और व्यंजन कितने लिए जाते हैं? 33 लिए जाते हैं। दो जो व्यंजन नहीं लिए जाते उनको उत्क्षिप्त व्यंजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उत्क्षिप्त व्यंजन। अब इंपॉर्टेंट है कि इस वर्णमाला के अंतर्गत 11 स्वर वो कौन कौन से हैं? तो भैया वही बच्चों वाली बात, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, सॉरी छोटा हम बचपन में इसे याद करते थे। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ये भी एक व्यंजन है, वो स्वर है। री, ए, आए, ओ, और आओ। इसके बाद अन और अहा हैं, उनको कुल मिला के इस माला में शामिल नहीं किया जाता। आप दिमाग में ऐसा केवल रखें। मैं माला थोड़ा सीधी बना दूं, मैं वर्णों की जो माला है उसको जरा, उसको जो है मैं थोड़ा सा सीधा बना दूं आपको, तो आपको ज्यादा आनंद की अनुभूति होगी। ये दोस्तों मैंने माला बना दी वर्णों की। ये वर्ण है, अपने आप में ये क्या है? वर्ण है। अब ये वर्ण, कुछ वर्ण भैया इस टाइप के हैं, कुछ वर्ण इस टाइप के हैं, कुछ वर्ण आपको इस टाइप के हैं, और कुछ क्या है? सिंपल है। तो ये जो सिंपल वाले हैं इनको मैंने बोल दिया स्वर, और जो डिजाइनर है इनको मैंने बोल दिया व्यंजन। ठीक है ना? कुछ मूंगियां मैंने बाहर हटा दी। तो अब जो स्वर हैं, स्वरों की संख्या मैंने बताई वर्णमाला में 11 होती है, जिनमें से छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ। गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है ना? और जो एक्स्ट्रा दो बचे हैं अन और आहा, उनको स्वर के अंतर्गत अर्थात वर्णमाला में स्वर के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। इतनी चीज आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है ना? इसके बाद 33 व्यंजन कौन कौन से हैं इनको भी गिन लिया जाए। कई लोगों को तो काका काका यादें नहीं होते, भैया घर में जाके याद करो अगर नहीं याद है, और अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो सुन लो कौन कौन से हैं। इनको लिखने का एक तरीका है, अगर तरीके से याद करोगे तो याद हो जाएंगे, और नहीं याद करोगे तरीके से तो कभी याद नहीं होंगे, भूल जाएंगे हमेशा। सबसे पहले आप लिखोगे 5 5 का जोड़ा बनाओ, का,
खा, गा, घा, अंगा। का खा गा घा अंगा, ये इस तरीके से मैं जैसे लिखा दूं वैसे लिख लेना, याद कर लेना, बहुत काम आएंगे आगे चल करके, इनको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। काखा गाघा अंगा, उसके बाद फिर का आएगा भैया, चाछा जाझा इया, चा, छा, जा, झा, इया। उसके बाद फिर क्या आएगा, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा ता, था, दा, धा, ना, ता, था, दा, धा और ना। उसके बाद फिर क्या आएगा, पा, फा, बा, भा, मा। ये देखो पांच पांच का जोड़ा बन रहा है। अगर 1 2 3 4 5 की अगर बात करें तो ये बिल्कुल क्रम से पांच पांच का आ गया। का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा टा ठा डा ढाड़ा, ता था दा धना, पा फा बा भा मा। इसके बाद का जो अब जोड़ा चलेगा वो चार चार का जोड़ा चलेगा। पा फा बा भमा के बाद क्या आएगा, यारा लावा, या, रा, ला, वा। इसके बाद फिर चार का और कौन सी, या, रा, ला, वा हो गया। इसके बाद आएगा सा, 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 हा। क्या आएगा भैया, सा, 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 हा। और इसके बाद छा, त्रा, ज्ञ, स्रा, वो इस 33 के अंतर्गत नहीं आएंगे, इस चीज को याद रख लीजिएगा, वो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो कुल मिला के ये टोटल हो गए, जरा गिनो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। तो यहां से यहां तक टोटल कितने हो गए, 25, ये 25 हो गए। और 1 2 3 4, 4 दूनी 8, ये टोटल 8 हो गए। तो 25 और 8 कितने हो गए, 25 और 8 कितने हो गए मेरे भैया, तो 25 8 हो गए 33। तो मैंने कहा वर्णमाला में व्यंजन कितने लिए जाते हैं, 33 लिए जाते हैं। वैसे व्यंजन 35 होते हैं, ठीक है ना। वो जो चार होते हैं उनको संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत रखा जाता है, उनको व्यंजनों की श्रेणी में नहीं रखा जाता, वो अलग है व्यंजनों से, ठीक है ना। छात्राज्ञास्त्रा उनको इनमें नहीं रखेंगे, ठीक है ना। इनमें जो 35 होते हैं वो दो कहाँ चले गए, तो दो इसके पास बैठे होते हैं, एक डा, डा के बगल में नीचे बिंदी होती है और एक ढा के नीचे बिंदी होती है। ये जो दो बैठे हैं ये इनका उपयोग नहीं है, इसीलिए इनको उच्छिष्ट व्यंजन कहा जाता है और इनको प्रयोग यहाँ पर नहीं करते हैं, अर्थात वर्णमाला में इनका प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये जो दो हैं वो क्या है, उच्छिष्ट व्यंजन है, अर्थात इनको मैं यहां से इरेज करे दे रहा हूं, यहां से भी हटाए दे रहा हूं और प्लस करके यहां लिख सकते हैं हम कि ये जो दो होते हैं ये डा के नीचे बिंदी और ढा के नीचे बिंदी, ये दो उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। और उत्क्षिप्त व्यंजन और संयुक्त व्यंजन को वर्णमाला में व्यंजन के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। इतनी चीज समझ जाइएगा आपको। अगर इतनी चीज समझ गए होंगे तो मेरा टॉपिक आज मुख्य रूप से स्वरों पर चलेगा, उसके बाद मैं व्यंजन की चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले हम स्वर हेडिंग डालते हैं, इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम स्वर का पूरा सिस्टम पढ़ते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, उनके उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मध्य स्वर, अग्र स्वर, पश्च स्वर, दुनिया के प्रश्न बने हैं, उन सभी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। चलो इरेज कर दो, स्क्रीनशॉट करना चाहो कर सकते हो, अन्यथा मैं इरेज कर दूंगा। तो आज वर्णमाला के अंतर्गत हम मुख्य रूप से बात करेंगे दोस्तों स्वरों की। किसकी बात करेंगे, स्वर की। स्वर, स्वर किसे कहते हैं, तो ऐसे वर्ण, स्वर भी क्या है, एक प्रकार के वर्ण ही है, ठीक है ना। बस ये ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण के लिए अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं, ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, तो उन्हें व्यंजन कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है एक एक लाइन की,
दिमाग लगाने नहीं उनमें। तो स्वर किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण के लिए अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। तो अब जरा देखिए स्वर के बारे में, अब आगे पढ़ते हैं। स्वर मुख्य रूप से यहाँ पहले लिख लो कौन कौन से हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। री का उपयोग बहुत कम होता है, इसलिए कई बार हम बीच में री को हटा देंगे। उसके बाद ए, आए, ओ, आओ, बस इतने। ये टोटल 11 है। कितने हैं टोटल? ये 11। ठीक, अब इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे, इनके किसको क्या कहते हैं इसके बारे में अलग अलग चीजें हैं। तो सबसे पहले हम अगर देखेंगे डिवीजन, तो उच्चारण के आधार पर, किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर स्वर की अगर हम बात करें, उच्चारण के आधार पर अगर हम स्वर की बात करें, तो स्वर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक कहलाते हैं मूल स्वर, या इन्हीं को हस्त स्वर भी कहा जाता है। एक कहलाते हैं दोस्तों दीर्घ स्वर, और एक कहलाते हैं दोस्तों संधि स्वर, एक प्रकार और होता है स्वरों का जिसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्लुत स्वर कहते हैं। तो एक प्लस एक और होता है जिसको हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। अभी बता रहा हूं, सबसे एक पहले की चर्चा कर लो। मूल स्वर क्या होते हैं? जितने भी ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री भी छोटा ही है, ठीक है ना? ये बिल्कुल अकेले निर्मित हैं। इनके निर्माण के लिए और किसी स्वर की जरूरत नहीं पड़ी, तो मूल स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी दिख रही है? 1 2 3 4। तो मूल स्वर क्या है या हस्त स्वर क्या है? यही छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ और री। बिल्कुल अकेले प्राणी ये मूल स्वर है या हस्त स्वर है। दीर्घ स्वर क्या है? समान प्रकार के जब 2 स्वर आपस में जुड़ जाते हैं तो दीर्घ स्वर। तो इनमें जितने बड़े बड़े हैं, जैसे आपका बड़ा आ, ये बड़ा है। एक है आपका बड़ी ई भी है। एक है आपका बड़ा आ, बड़ी ई, और आपका चलेगा बड़ा ऊ। बड़ा आ कैसे बनता है? एक छोटा आ प्लस एक छोटा आ मिल जाए तो बड़ा आ बन जाता है। बड़ी ई कैसे बनेगी? जब एक छोटी ई और प्लस दूसरी छोटी ई आपस में मिल जाएगी तो बड़ी ई बन जाएगी। बड़ा ऊ कैसे बनेगा? एक छोटा ऊ प्लस एक छोटा ऊ मिल जाएगा तो बड़ा ऊ बनेगा। अर्थात सेम प्रकार के स्वरों के मिलन से जो स्वर बनता है वो दीर्घ स्वर कहलाता है। और असमान प्रकार के 2 स्वर अगर मिल जाएं तब भी तो कोई ना कोई स्वर बनेगा, तब तो संधि स्वर कहलाता है। संधि स्वर का मतलब अगर छोटा आ के साथ आ ना जुड़ करके ई जुड़ जाए, अगर आ जुड़ जाएगा तो बड़ा आ बन जाएगा, वो दीर्घ स्वर हो जाएगा। लेकिन आ ने बोला भैया हम आ के साथ नहीं जुड़ेंगे, हम ई ने बोला ठीक है भैया आप जुड़ जाओ, तो ई जुड़ जाए। अब ये ई या तो छोटी हो और चाहे बड़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आ के साथ चाहे छोटी ई जुड़े या उसके साथ बड़ी ई जुड़े, आ और ई जुड़ करके बनाता है दोस्तों ए। क्या बनाता है? ए। अगर छोटा आ के साथ आ या बड़ी ई जुड़ जाता है तो क्या बनता है? ए बनता है। तो ए क्या हो गया? एक तरीके से संधि स्वर हो गया। अब अगर आ के साथ ए जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए? आ के साथ ए जुड़ जाए, छोटा आ के साथ क्या जुड़ जाए? यही वाला ए जुड़ जाए, तो इसमें अय हो जाता है। क्या हो जाता है? अय हो जाता है। और यदि आ के साथ, इतना चीज समझ में आ गई, और यदि आ के साथ ऊ जुड़ जाए तो ओ हो जाता है। आ के साथ ऊ जुड़ जाए, ऊ जुड़े चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बात एक ही है। तो ये क्या हो जाता है? ओ हो जाता है।
और अगर आ के साथ ये ओ आके जुड़ जाए, ये ओ आके जुड़ जाए तो बन जाता है औ। तो ये ए, आए, ओ, औ, दिस इज संधि स्वर। इनको क्या कहते हैं? संधि स्वर। ये देखो असमान प्रकार के स्वर हैं, असमान प्रकार के आपस में स्वर के जुड़ने से क्या बनता है? संधि स्वर बनता है। और समान प्रकार के स्वर के जुड़ने से दीर्घ स्वर बनता है। और मूल स्वर अपने आप में ये अकेले होते हैं, इनको किससे जुड़ने की जरूरत ही नहीं है, ये स्वयं में ही अकेले हैं। ठीक है ना? तो इन्हें मूल, इनकी संख्या 4 होती है, इनकी संख्या 3 होती है, और इनकी संख्या भी दोस्तों कितनी होती है? 4 होती है। इसके बाद प्लुत स्वर किसे कहते हैं? तो अगर हम प्लुत स्वर की बात करें तो ये त्रिमात्रिक स्वर होते हैं। इसमें तीन तीन मात्राएं होती हैं। देखो इसमें सिंपल एक मात्रा है, इसमें दो मात्रा है, इसमें भी दो मात्राएं हैं। ठीक है ना? और इसमें कितनी होती हैं? तीन मात्राओं का मेल होता है। ठीक है ना? तीन स्वर आपस में जुड़ते हैं, तीन मात्राएं होती हैं। जैसे ओम, ओ और ओम इस तरीके से लिखा जाता है ना, वो थोड़ा संस्कृत में देखा होगा ये। हाँ, तो ये तो ओ है ही है, ओ में दो मात्राएं हैं, और इसके साथ साथ आ, इसको ये जो चित्र बना होता है संस्कृत में, इसका उच्चारण आ होता है, छोटा आ होता है। तो ओम, ओम अगर इसको खोल के देखा जाए तो ओम लिखा है, तो ओम अर्थात तीन स्वर एक साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है, त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। तो ये भी आप याद रख लीजिएगा। तो उच्चारण के आधार पर अगर हम स्वर की बात करें तो स्वर तीन प्रकार के होते हैं, मूल स्वर या हस्त स्वर, दीर्घ स्वर और संधि स्वर। ये तीन मुख्य रूप से। एक और प्रकार है वो है, इस तीन के अंतर्गत नहीं आता, ये अलग है, प्लुत स्वर कहलाता है। ये एक मात्रिक होता है, ये दो मात्रिक होता है, यह एक मात्रिक मात्रिक होता है, यह द्विमात्रिक होता है। द्विमात्राएं होती हैं, छोटा आ की दो मात्राएं, द्विमात्रिक। और ये भी द्विमात्रिक होता है, द्विमात्रिक होता है। और ये त्रिमात्रिक होता है। तो इस तरीके से याद रख लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं और स्पर्श के आधार पर स्वरों का प्रकार। स्पर्श के आधार पर स्वरों का प्रकार। आज स्वर खत्म कर दें, इसके बाद जो अगली क्लास होगी उसमें व्यंजन खत्म कर देंगे। स्पर्श के आधार पर, उच्चारण के आधार पर तो तीन प्रकार आपने देख लिए। अब अगला जो पॉइंट है वो स्पर्श के आधार पर, स्पर्श के आधार पर। अब ये स्पर्श किस चीज का स्पर्श? हमारे कंठ से जो आवाज निकलती है, मुखार बिंद से जो श्वास निकलती है, आवाज निकलती है, जो ध्वनि निकलती है, अंदर से ये ध्वनि जब निकल के आती है तो ये कहाँ कहाँ पर टकराती है? सबसे पहले कहाँ टकराती है, फिर कहाँ टकराती है, और उसके बाद कहाँ टकराती है? इस आधार पर भी स्वरों का क्या किया गया है? डिवीजन किया गया है। तो जरा देखते हैं स्पर्श के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्पर्श के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वरों की संख्या 6 प्रकार की। कितने प्रकार के? अर्थात स्पर्श के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। क्या नाम है इनके? बड़े प्यारे प्यारे नाम है। कंठ, तालव्य, ओष्ठ। अभी मैं याद करा दूंगा। कंठ, तालव्य, ओष्ठ। कंठ, तालव्य, ओष्ठ। और इसके बाद मूर्धा। कंठ, तालव्य, ओष्ठ, मूर्धा। और इसके बाद एक नाम और आता है कंठ्योष्ठ और कंठ तालव्य। कंठोष्ठ और कंठ तालव्य, तालव्य। ये 6 प्रकार। 1 2 3 4 5 6 प्रकार। अब जरा देखो, इन्हीं में से सब छांटना है। इसको गोला को सही कर लो, इसके गोला को सही कर लो, इसके गोला को सही कर लो। मैं याद करवा दूंगा, आप परेशान ना होइए। इसके गोला को सही कर लो। अब देखो, हम थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म समझते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा, ये है भैया आपकी खोपड़ी, अरे हमारी मुंह खोल के बनाए इसका।
ये दोस्तों सुनिए जरा इसको। हिंदी, आपने देखा होगा मुंह के ऊपर ऐसी व्यवस्था होती है, इस टाइप का शरीर होता है, अंदर यहाँ कंठ होता है। इस टाइप का होता है, ठीक है ना। ये जो होता है क्षेत्र, ये क्षेत्र ये कंठ कहलाता है। क्या कहलाता है? ये क्षेत्र दोस्तों कंठ कहलाता है। इसके बाद इसके बाद जैसे ही सबसे पहले जब हवा आती है नीचे से, ध्वनि निकलती है, तो सबसे पहले यहाँ पर धनधनाहट होती है, अर्थात कंठ में वाइब्रेट करती है, तो कंठ। अब कौन कौन से स्वर हैं जो यहाँ से निकलेंगे, अभी मैं नाम बताऊंगा। इसके बाद ये बची खुची जो हवा होती है सीधे टकराती है यहाँ पर। ये दोस्तों जो ऊपर का होता है पार्ट आपके मुंह में, इस ऊपर के पार्ट को, अंदर का जो ऊपर पार्ट होता है, इसको तालु बोलते हैं। तालु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तालु। तालु बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको तालु बोलते हैं। तो तालु, यहां से जो स्वर निकलेंगे वो तालव्य स्वर कहलाएंगे। और इसके बाद हवा सीधे टकरा के ओंठों से और सीधे बाहर हो जाएगी, अर्थात लास्ट में टकराएगी ओंठों से, तो इससे ओंठ से टकरा के जो स्वर निकलेंगे उसे हम क्या कहेंगे? ओष्ठ कहेंगे। अब जरा देखिए, मुख्य रूप से ये तीन ही है, कंठ, तालव्य और ओष्ठ। तो जरा कंठ, तालव्य, ओष्ठों में से कौन कौन से होंगे? तो इसमें आप तो ये सीख ही गए कि जो कंठ से ध्वनि से टकरा के निकलेंगे वो कंठ होंगे, जो तालु से टकरा के निकलेगी ध्वनि और उससे जो स्वर बनेंगे वो तालव्य होंगे, और जो ओष्ठ से टकरा करके ध्वनि निकलेगी वो हमारा ओष्ठ स्वर कहलाएंगे। इसके बाद मूर्धा और कंठोष्ठ और कंठ तालव्य क्या होता है, तो इसको याद करने का देखो एक तरीका है, मैं आपको बताऊं। इसको याद करने का तरीका है, सबसे पहले जब कभी आपको ऐसे पूछने को आ जाए, खटाक से ये 11 के 11 लिख लेना। कैसे, जरा देखो, कैसे जरा देखो। जैसे मैं ये लिखता हूँ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ। कभी गलत नहीं होगा अगर मेरा ये रूल फॉलो कर लिया, नया कभी रटना पड़ेगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। जोड़े बना लो। ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। ऋषि को जोड़ा मत बनाना, ऋषि को गोला बना देना, बाकी के जोड़े बना लो, बाकी के जोड़े बना लो। ऋषि को बोल दो भैया तुम मूर्धा हो, ठीक है ना। जिसका गोला नहीं मूर्धा है, बोलो तुम मूर्धा हो, ठीक है। ऋषि ने बोला ठीक है भैया हम मूर्धा है, अर्थात मूर्धा स्वर कौन सा होता है? मूर्धा स्वर कौन सा होता है? ऋषि होता है। बोले ठीक है भैया। आगे का जो है वो क्या है? कंठ है। आगे का जो जोड़ा है वो क्या है? कंठ है। सबसे पहले चूंकि कंठ मिलता है तो सबसे पहले कंठ मिल जाए, पहला जोड़ा कंठ के लिए दे दो। उसके बाद अगला जोड़ा चूंकि तालु में टकराएगा तो अगला जोड़ा आप तालु को दे दो, अर्थात छोटा आ बड़ा आ कंठ कहलाएंगे, छोटी ई बड़ी ई तालु कहलाएंगे, तालव्य कहलाएंगे। बोले ठीक है भैया। उसके बाद फिर हवा टकराती है ओंठों से, तो तीसरा जो जोड़ा है वो बोल दो भैया आप ओष्ठ ले लो, ओष्ठ ओष्ठ हो जाएगा। पहला जोड़ा कंठ, दूसरा जोड़ा तालव्य, तीसरा जोड़ा ओष्ठ कहलाया, और री क्या हो गई? मूर्धा हो गई। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ए और आए, मैंने उससे पहले बताया था ए का निर्माण किससे होता है, ए किससे बनता है। मैंने कहा था छोटा आ और ई जुड़ जाता है या बड़ी ई जुड़ जाता है तो ए बन जाता है। तो छोटा आ को अगर देखा जाए तो ये कंठ हुआ, और ई या बड़ी ई आपका तालव्य हुआ, और इन दोनों के जुड़ने से जो व्यंजन बनता है वो इन दोनों के जुड़ने से उसका भी नाम आएगा, अर्थात कंठ और तालव्य मिल जाएंगे तो कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। अर्थात ए और आए ये दोनों ही क्या है? कंठ तालव्य है। ये समझ में आ, सॉरी कंठ हो, कंठ तालव्य, सॉरी ए और आए कंठ तालव्य है। ये कंठ तालव्य है, मैं थोड़ा उल्टा नीचे गलत लिख गया है, इसको आप ऊपर कर दो, इसको इरेज ना करो, ये सही है, लिखा सही है, ऊपर नीचे हो गया है। ओ और आओ कंठोष्ठ हो गया, क्योंकि ओ और आओ का निर्माण किस चीज से हुआ है? इधर देखो, ओ का किससे निर्माण हुआ है? छोटा आ में अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिल जाए तो ओ बन जाता है। अब देखो आ क्या है? कंठ है, और छोटा ऊ या बड़ा ऊ क्या है? मैंने बताया ओष्ठ है।
ये मिलकर के ये बन गया, तो ये मिलकर के इनका दोनों का नाम कंठोष्ठ हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा। इतने में कोई दिक्कत? तो कंठोष्ठ व्यंजन कौन कौन से हैं? कंठोष्ठ व्यंजन आपके हैं ओ और आओ, और ए और आय क्या है? कंठ तालव्य व्यंजन। बस इसको थोड़ा ऊपर लिख लेना, इसको नीचे लिख लेना, तो सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से स्पर्श के आधार पर 6 प्रकार के स्वर होते हैं। कंठ स्वर, तालव्य स्वर, अभी ये स्वर है पढ़ा रहा हूं, अभी व्यंजन भी इसी तरीके से डिवाइड होंगे। ओष्ठ स्वर, मूर्धा स्वर, कंठोष्ठ स्वर और कंठ तालव्य स्वर। ये रूल फॉलो कर लिया तो कभी गलत नहीं होगा। इस चित्र को थोड़ा समझ लीजिएगा तो कभी गलतियां नहीं होंगी, अन्यथा लोग रटा करते हैं ये सारी चीजें, और आप लोगों को रटना नहीं है। इसके बाद और भी जो स्वर बचे उनको निपटाओ जल्दी जल्दी। स्वर का एक प्रकार और बचता है वायु के निकलने के आधार पर। तीसरा जो प्रकार टाइप डिवीजन किया गया है, वायु के निकलने के आधार पर। वायु के निकलने, कहां से निकले? वायु कहां से निकलेगी भैया? शरीर में आपके वायु कहां से निकलती है? 2 ही जगह है, तीसरी जगह मत दिमाग लगाइएगा। 2 जगह वायु के निकलने के रास्ते हैं, एक तो नाक और दूसरा मुंह। भैया 2 ही जगह से तो वायु बाहर निकलती है, ध्वनि वाली वायु। वैसे तो और भी जगह हैं जहां से निकलती है। फिलहाल वायु के निकलने के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। यदि नाक से निकला तो अनुनासिक हो गया, और अगर मुंह से निकला, नाक से नहीं निकला, तो निरानुनासिक हो गया। अर्थात नाक से निकलने वाले और गैर नाक से निकलने वाले। अगर नाक से निकला है तो अनुनासिक कहलाएगा, और नाक से नहीं निकला है तो फिर वो निरानुनासिक कहलाएगा। तो इस आधार पर 2 प्रकार के, अनुनासिक और इसके अलावा कौन सा होता है? निरानुनासिक। निरानुनासिक। अनुनासिक स्वर वो स्वर होते हैं जिनका जब नाक से सांस निकले या नाक से ध्वनि निकले, ठीक है ना। जैसे पता कैसे चलेगा? नाक बंद करके छोटा बड़ा इस तरीके से पूरे गिन डालो, जहां तुम्हें लगे कि नाक में दिक्कत हो रही है वही अनुनासिक है, क्योंकि उसको निकलने के लिए नाक की जरूरत है और आपने बंद कर रखी है। तो अनुनासिक अर्थात इन स्वरों को जो है नाक से ध्वनि कहाँ से निकलती है? नाक से निकले। जब ध्वनि नाक से निकले, जब ध्वनि नाक से निकले, उसके बाद जो स्वर बनते हैं वो अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। एग्जाम्पल में अन, आहा। एग्जाम्पल में क्या कहोगे भाई? अन और आहा। और निरानुनासिक इसके अलावा बाकी सब, छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ, इतना तक बोलने में नाक की कोई दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन जब बोलोगे अन तो दिक्कत होगी, और आहा तब भी थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो अन और आहा ये जो है अनुनासिक है। बाकी इसके अलावा छोटा आ से लेकर के औ तक ये सभी गैर अनुनासिक है या निरानुनासिक है। तो इस तरीके से ये 2 प्रकार हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं स्वर? तो भाई साहब जीभ के आधार पर भी स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक कहलाते हैं अग्र, और एक कहलाते हैं मध्य, और एक कहलाते हैं पश्च। अग्र, मध्य, पश्च अर्थात 3 प्रकार के स्वर होते हैं जीभ के आधार पर। अब इनको याद करने का तरीका बहुत आसान है। वैसे तो आप पूछोगे अग्र किसे कहते हैं, तो भैया मैं बता दूंगा कि अग्र याद करोगे भाई साहब, जीवन में कभी नहीं याद कर पाओगे अग्र, मध्य और पश्च। अभी बता रहा हूँ, रटते परेशान हो जाओ, कभी याद नहीं होंगे। एक तरीका क्लू बता दूं, कभी भूलेगा नहीं। देखो क्या क्लू है, सुनो। अग्र, मध्य, पश्च जीभ के आधार पर जब भी लिखने को आ जाए तो खटाक से पेपर में ये लिख डालना पूरे। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री बस ना लिखना। उसके बाद ए, आए, ओ, आओ। इतना लिखने में मुझे लग रहा है कोई कष्ट नहीं होगा। अब देखो करना क्या, बीच जहां मिले सेंटर उसको काट देना। 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सेंटर भाई साहब ये होगा, 5 इधर और 5 इधर। काट दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद जब ऐसा सेंट हो जाए उसके बाद आ को गोला बना देना।
आ को गोला बना देना। जिसको आपने गोला बना दिया है तो सिंपल सी बात है, इसका प्रोसेस अगर 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो कम से कम एक आंसर आपका टिक हो जाएगा सही। छोटा आ को उठा करके मध्य वाले के पास फेंक देना, ले भैया तुम पकड़ो, तो मध्य स्वर केवल आ होता है बस, अकॉर्डिंग टू जीव। मध्य स्वर क्या होता है, केवल छोटा आ होता है। अब इसके बाद करना क्या है आपको, पीछे से जोड़ा बनाना है। एक जोड़ा बन गया, दो जोड़ा बन गया, कोई बात नहीं। इधर से इसका जोड़ा तो कंप्लीट नहीं हुआ तो इसके जोड़े को आप इस तरीके से कर दो, और एक जोड़ा ये बन गया। अब देखो एक जोड़ा ये भी बना है, बना दो, कटा रहने दो उसको बीच से, इसको बीच से कटा रहने दो। अब देखो, अब चेक क्या करना है, जो इस लाइन के आगे है वो अग्र, जो पीछे है वो पश्च। कैसे, ये अग्र ये पश्च, इसको चेक करो तो इसमें आगे कौन है ये, और पीछे कौन है ये, जोड़ा अग्र पश्च कर दिया हमने, कोई दिक्कत। अब अगर इसको अग्र मान लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, पश्च माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो अगर हम इसको अग्र मानते हैं, ये वैसे तो मध्य है, तो इसको तुमने मध्य बोल दिया है, इसको पहले ही ऑलरेडी उसको दे दिया है, ठीक है ना। अगर ये अग्र है, ये अग्र है, ये मध्य है, तो मध्य है तो इसको तुमने अलग नाम दे दिया है, तो मध्य के पीछे वाला पश्च हो जाएगा। और पश्च अगर इसको बोल दिया है तो फिर ये मजबूरी बस क्या हो जाएगा, अग्र हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है तो कभी भी आपका गलत नहीं होगा। अब बताओ अग्र स्वर कौन कौन से हैं, छोटा ई और बड़ी ई। पहली बात तो क्या है, छोटा ई और बड़ी ई, छोटा ई बड़ी ई। और कौन सा है, छोटा ऊ भी है, लिख दो भैया छोटा ऊ। ए आए है, ए भी है, आए भी है। पश्च कौन कौन सा है, बड़ा आ है। और कौन सा है, यहाँ और कोई पश्च नहीं, बड़ा ऊ है, और ओ और आओ है, ओ और आओ। याद नहीं करना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस कर लोगे तो याद नहीं करना पड़ेगा। अग्र मध्य बस मध्य वाले को आ मान लो, और मध्य इसको बोल दिया तो ये पश्च हो जाएगा आपका। और जब अगर इसको पश्च कर दिया है तो मजबूरी बस अल्टरनेट करना है, पश्च अगर है तो ये मजबूरी में अग्र होगा। और इसको पहले ही आपने नाम, इनके नाम बाद में देना है, बाकी इनके नाम पहले कर देना, तो आपकी गलती नहीं होगी, करेक्शन नहीं हो पाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें स्वरों की और प्रकार, और भी प्रकार हैं दोस्तों, उन प्रकारों की भी हम अगर चर्चा कर लेते हैं आपके सामने। एक दो प्रकार और बचे हैं, एक दो प्रकार और बचे हैं, इसको मैं इरेज ही कर दूं, उसके बाद क्लास ऑफ हो जाएगी। इसके बाद एक स्वर का प्रकार है ओंठ के आधार पर। किसके आधार पर, ओंठ के आधार पर, ओंठ के आकृति के आधार पर, बेसिकली ओंठ के आधार पर, आधार पर, ठीक है ना। ओंठ के आधार पर स्वर की अगर हम बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक कहलाते हैं आवृत्तमुखी, और दूसरे कहलाते हैं दोस्तों वृत्तमुखी। मुखी, वृत्तमुखी। वृत्तमुखी मतलब जब किसी स्वर का नाम लो और आपका मुंह या ओठ वृत्ताकार पोजीशन में हो, मतलब एक पोजीशन ऐसी बन सकती है कि जो आपके ओठ हैं, ये जो आपके ओठ हैं, ये पूरा सर्किल बने एक में, ये पूरा आपका, ये पूरा आपका सर्किल बने, नाक नकुआ है आपका, ये ओंठ है, ये पूरा एक में तो सर्किल बनेगा। वृत्तमुखी में आपके जो जब स्वर बोलेंगे तो बिल्कुल ये बिल्कुल सर्कल बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं कहूं आ, ठीक है ना, पूरा सर्कल बन रहा है। और आवृत्तमुखी में क्या होगा कि जब वृत्त ना बने, जब आप कोई स्वर बोलो और आपके मुंह का ओंठ जो है वृत्त, कंप्लीट वृत्त ना बने, इनमें जैसे उ उ, अब इसमें देखो उ उ, लगभग बंद है मेरा ओठ, उ उ, ठीक है ना। औ आ, तो इसमें कंप्लीट मुंह खुला नहीं है, अर्थात कंप्लीट वृत्त नहीं बन रहा मुंह, ठीक है ना। तो ये आवृत्त मुखी है। इनके अंतर्गत कौन कौन से स्वर आ जाएंगे, अगर इनके अंतर्गत हम स्वरों की बात करें तो छोटा उ,
बड़ा ऊ। और कौन सा आ जाएगा? ओ आओ, ओ आ जाएगा और आओ आ जाएगा, ओ आ जाएगा और कौन आ जाएगा? आओ आ जाएगा। और इसके अलावा और कौन आएगा? आ, आ, ठीक है ना, आ। अब जरा बात करते हैं दोस्तों, वृत्तमुखी के अंतर्गत कौन आएंगे जिसमें पूरी तरीके से मुंह क्या हो जाए? वृत्त हो जाए। जैसे आ, आ, बोला आ, आ, ठीक है ना। इसके अलावा और कौन सा है? ई, ई, ई और ई बोलते समय भी ओंठ कैसे बन जाते हैं? वृत्तनुमा आकृति में। ई, ई, पूरा वृत्त बन जाता है ओंठ, ठीक है ना। आ, आ, ई, और इसके बाद ए, आए, ए और आए। तो ये वृत्तमुखी है, ओंठ के आकार, ओंठ के आकार के आधार पर या ओंठ के आधार पर वृत्तमुखी और सॉरी आवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। वृत्तमुखी उसे कहेंगे जब ओंठ वृत्ताकार आकृति में हो, और आवृत्तमुखी जब ओंठ वृत्ताकार आकृति में न हो। तो इस तरीके से आपका ये दो स्वर के प्रकार और याद कर लो। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट है स्वरों का प्रकार, घोषत्व के आधार पर पूछा जाता है। घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर अगर आपसे धोखे से भी कभी स्वर पूछ लिया जाए, तो जितने भी स्वर होते हैं छोटा आ से लगा के औ तक, सभी के सभी क्या होते हैं? सघोष होते हैं। सभी स्वर, सभी स्वर सघोष होते हैं। सघोष को ही घोष बोला जाता है, होते हैं। तो ये भी याद कर लो। सभी स्वर कहां से लगाकर? छोटा आ से लगाकर और तक सभी के सभी क्या होते हैं? सघोष होते हैं। बहुत पूछा जाता है सघोष, व्यंजन बहुत पूछे जाते हैं, स्वर तो कम, लेकिन व्यंजन के सो घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, इस तरीके से प्रश्न पूछता है। और मैं एक तरीका से याद करवा दूंगा सारे के सारे। तो फिलहाल घोषत्व के आधार पर सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। कोई भी अगर पूछ लिया जाए, चार विकल्प दे दिया जाए, निम्नलिखित में से पूछ लिया जाए कौन सा घोष स्वर है, कौन सा, कौन सा वर्ण घोष है, घोष है, कौन वर्ण घोष है, और ए, बी, सी, डी इस तरीके से लिख दिया जाए, और इनमें से कहीं धोखे से आपको आ मिल जाए या बड़ा आ मिल जाए या कोई भी स्वर मिल जाए, स्वर सभी के सभी घोष होते हैं। लेकिन व्यंजन में फॉर्मूला चलता है। व्यंजन में क्या चलता है? फॉर्मूला चलता है। वो फॉर्मूला मैं व्यंजन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो घोषत्व के आधार पर सभी स्वर क्या कहलाते हैं? सघोष या घोष। सघोष को ही घोष कहा जाता है, और इसका उल्टा होता है अघोष। तो इतनी चीज समझ में आ गई। चलो भैया, इसके बाद अगर हम बात करें तो एक प्रकार और बचा है, उसको भी याद रख लो। और इसके साथ साथ ही मुख द्वार खुलने के आधार पर, क्या है? लास्ट है, मुख द्वार खुलने के आधार पर। जरा थोड़ा सा ईयरबड चेंज कर लें। मुख द्वार खुलने के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर, मुख द्वार हाँ। तो दोस्तों, मुख द्वार खुलने के आधार पर जो स्वर होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। उनके नाम भी जरा सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। एक का नाम होता है विवृत। क्या नाम होता है? विवृत, विवृत, विवृत। जब मुख द्वार पूरा खुला हो तो इसे विवृत बोलते हैं, और जब लगभग बंद हो तो संवृत बोलते हैं। संवृत, लगभग जब बंद हो तो संवृत। इसके बाद, इसके बाद अर्ध विवृत होता है। अर्ध विवृत, बड़ा आसान है इनको याद रखना।
और एक होता है अर्ध समृत विवृत। समृत विवृत मतलब खुला हो मुंह, समृत मतलब मुंह बंद हो। अर्ध विवृत मतलब लगभग आधा मुंह बंद हो, और अर्ध समृत लगभग थोड़ा सा बंद से थोड़ा सा खुला हो, अर्ध समृत समृत। अब इन्हें याद करना बड़ा कठिन काम होता है, तो इनको याद कैसे करते हैं? विवृत, समृत, अर्ध विवृत, अर्ध समृत के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, उनको याद करना थोड़ा कठिन बात है। उस चीज को याद करना मैं आसान बनाता हूं, जरा सुनिए। इसके लिए आप करेंगे क्या? सीधे वर्ण लिख देंगे, स्वर। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। उसके बाद लिखेंगे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और इसके बाद री नहीं लिखेंगे यहाँ पर। ए, आए, ओ और आओ, इतनी चीज लिख दो, इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें जरा देखिए, इतना लिखने के बाद एक चीज देखिए, बड़ा आ को गोला बनाएं, इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, तभी ये सब आसानी से याद हो जाएंगे, अन्यथा फिर आपको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। इसका आंसर निकालने के लिए आप इनको क्या कर दो, लिख दो और गोला बना दो। आ को, बड़ा आ को गोला बना दिया। और किसको गोला बना दो? और आप गोला बना दो ऐ को। किसको? ऐ को गोला बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। या चाहे इसको थोड़ा बीच से काट दो और आसान, इसके पहले वाले का पीछे वाला, और इस पार्ट के पहले वाले का पीछे वाला, और एक बार सबसे पीछे वाला। पीछे वाले लेने हैं। देखो, अगर इस लिखने के बाद दो पार्ट कर दिया, इस पार्ट का आगे के पीछे वाला, और इस पार्ट के आगे के जस्ट पीछे वाला, और एक बार पूरा पीछे वाला। ये जो तीन है महोदय, ये तीन जो व्यक्ति हैं, इन्हें हम विव्रत कहते हैं। क्या कहेंगे? विव्रत कहेंगे। कोई समस्या? मुझे लग रहा है कोई समस्या नहीं होगी। इन तीन को विव्रत कहते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब भैया करेंगे क्या कि ये बड़ी ई को ले लो, चौकोर बना दो, और इसके साथ बड़ा ऊ को ले लो। किसको ले लो? बड़ा ऊ को ले लो। ये दो को आप इधर लिख दो। इनको दोस्तों कहा जाता है समृत। इनको क्या कहा जाता है? समृत कहा जाता है। अब विव्रत के आगे जो बैठेगा वो अर्ध विव्रत होगा, और समृत के आगे जो बैठेगा वो अर्ध समृत होगा। सिंपल फॉर्मूला है। अर्थात इसके आगे जो बैठेगा, अर्थात ये और ये और ये जो आगे बैठे हैं, विव्रत के जो आगे बैठे हैं, वो अर्ध विव्रत है। अर्ध विव्रत। बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों ये, आप बहुत आसानी से इन सब चीजों को याद कर सकते हैं। उसके बाद समृत के दो आगे बैठे हैं, उनको क्या कहेंगे? अर्ध समृत कहेंगे। अर्ध समृत कहेंगे। अब अर्ध समृत के आगे कौन बैठे हैं? देखो, एक तो भाई साहब आपका अर्ध समृत के आगे कौन सा बैठा है? ये समृत है। इसके बाद दोस्तों अर्ध समृत के अंतर्गत आपका ई और उ। देखो, एक ये अर्ध समृत है। एक सेकंड, थोड़ा सा गलती हो गई है मुझे लग रहा है। विव्रत के अंतर्गत आपका आएगा बड़ा आ। अंतर्गत क्या आएगा? विव्रत के अंतर्गत आपका आएगा बड़ा आ, आए आएगा। यहाँ ए नहीं आएगा, ए में थोड़ा सा गलती हो गई, ए नहीं आएगा मेरे विचार से। ए नहीं आएगा यहाँ पर आपका आएगा आए। आए आए, बस इतना सा गलत ये हो जाएगा, और बाकी चीजें सही है। बाकी चीजें सब सही है। बाकी चीजें सही है। ठीक। अब देखो, एक बार कहो तो मैं पुनः समझा दूं। आप ये लिख लो, इसके बाद बड़ा आ को गोला बना लो, बड़ी ई को नहीं, बड़ा आ को गोला बना लो, और ऐ को गोला बना लो, और औ को गोला बना लो, और तीनों को विव्रत कर दो। अब विव्रत के जो भी बंदा आगे बैठा होगा वो अर्ध विव्रत होगा। अब इस विव्रत के आगे एक बैठा, ये भी अर्ध विव्रत है। एक विव्रत कहाँ है? ये, अर्थात ऐ, ये भी अर्ध विव्रत है। और औ के आगे अर्थात ओ बैठा है, तो ये भी अर्ध विव्रत है। समृत के जो आगे बैठा होगा वो अर्ध समृत होगा। अर्थात समृत इनमें से कौन सा था? बड़ा ऊ और बड़ी ई समृत थे।
इनके जो आगे बैठे हैं छोटा उ और छोटी ई, ये जो है अर्धसंवृत हो जाएंगे। और इस तरीके से देखो सभी इंक्लूड हो गए। ये सबसे बेहतरीन तरीका है आपको दीर्घवृत्त, समवृत्त, अर्धसंवृत्त, अर्धदीर्घवृत्त को याद करने का। और इस तरीके से अगर इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे आप लोग, थोड़ा सा इसकी मेहनत कर लेंगे, तो ये सब लिख लिख के आप 2-3 बार कर लेंगे, या वीडियो को पॉज करके 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको कभी नहीं भूलेगा। प्रैक्टिस करने की जरूरत है बस। और इसके साथ साथ एक होता है ये भी एक स्वर है, केवल ये, इसको आगत स्वर बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? आगत स्वर। ये बाहर से आया है, आगत स्वर। ये रोमन भाषा में ज्यादातर इसका प्रयोग देखा जाता है, ठीक है ना। ऑफिस, इस तरीके से इंग्लिश वर्ड में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आगत स्वर इसको कहते हैं। और ये प्रकार है स्वरों के। और इसके अलावा आप अगर इतने स्वरों के प्रकार तैयार करके जाते हैं तो कभी भी आपके स्वर से प्रश्न गलत नहीं होंगे। और अगली क्लास जो हिंदी की होगी उसमें हम व्यंजन के बारे में बताएंगे, व्यंजन का पूरा डिस्कशन करेंगे। फिलहाल क्लास में सभी लोग बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा इस क्लास में जोड़ने का प्रयास करिए ताकि मैं इस क्लास को कंटिन्यू रन अप कर सकूं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।